नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज आपके बीच में हम एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं जो कि आगामी वीडियो बीपीडीओ कई परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो देखिए, आजमा लीजिए अपने आप को। आज जो ऑफलाइन मोड में पेपर हुआ था वही पेपर हम आपके बीच में शेयर कर रहे हैं। पूरे 100 नंबर का कंप्लीट पेपर है। ये लीजिए, पहले शुरू की 20 नंबर हिंदी है और हिंदी का ये रहा पहला प्रश्न है, देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, इन पंक्तियों में बताना है कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन है असंगति अलंकार, दूसरे भ्रांतिमान अलंकार, तीसरे अतिशयोक्ति अलंकार और डी है विभावन अलंकार। लगाइए कौन सा आपका सही आंसर है। जब तक आप आंसर लगाते हैं, विचार करते हैं, तब तक यहां पर थोड़ा सा आप देख लीजिए। ठीक है जी। असंगति का मतलब होता है जहां कार्य और करण में संगति न हो, वह असंगति अलंकार होता है। और भ्रांतिमान वहां होता है जहां उपमेय में और उपमान में, उपमेय और उपमान को लेकर के जहां भ्रम बना रहता है या भ्रम हो जाता है। और अतिशयोक्ति का मतलब होता है कि जहां पर बढ़ा चढ़ा करके बात कही जाती है। और विभावना का मतलब होता है जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाता है। तो जहां बिना कारण के ही कार्य होता है वहां विभावन अलंकार होता है। जहां बढ़ा चढ़ा करके कोई बात कही जाती है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसमें देखना है कि देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो यहां पर कौन सा वाला अलंकार आपके हिसाब से होना चाहिए। तो अब आपने टिक कर दिया होगा, आंसर होगा अतिशयोक्ति अलंकार। क्योंकि साकेत नगरी के बारे में बताया गया यहाँ पे कि देख लो ये साकेत नगरी है और ये स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। ठीक है जी। तो स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है कि ये अतिशयोक्ति हो गई कि स्वर्ग से मिलने कैसे जाएगी गगन में साकेत नगरी। ठीक है जी। तो यहां पर बढ़ा चढ़ा करके बात की गई, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। और शुद्ध वर्तनी में भी आता है कि अतिशयोक्ति शुद्ध कैसे लिखते हैं। एक ये वाला ऑप्शन रहेगा और दूसरा जो है ये वाला ऑप्शन रहेगा। तब बताना पड़ेगा आपको कि इन दोनों में से कौन सा शुद्ध है, अतिशयोक्ति होता है या अतिशयोक्ति होता है। तो लगता है ऐसा कि जैसे ये वाला आंसर होगा, लेकिन ये वाला नहीं होता। आंसर कौन सा होता है, ये वाला। अतिशय धन उक्ति बराबर क्या बनेगा, अतिशयोक्ति बनेगा। और यहां पर अलंकार भी कौन सा है, अतिशयोक्ति अलंकार। आगे बढ़ते हैं। यह रहा दूसरा प्रश्न। समाचार की पांडुलिपि के प्रत्येक पृष्ठ, समाचार की पांडुलिपि के प्रत्येक पृष्ठ पर दाईं ओर से ऊपर लिखे गए संकेत को क्या कहते हैं। पहला है स्लग, दूसरा स्तंभ, और दूसरा है, तीसरा है स्पाइक, और चौथा है स्टीरियो। तो यहां पर देखो आप 4 विकल्प हैं, इनमें से एक की तरफ जाएंगे। जो समाचार की पांडुलिपि का जो पृष्ठ होता है उसमें दाईं ओर ऊपर जो संकेत लिखे रहते हैं या संकेत जो होता है वो क्या कहलाता है, स्लग कहलाता है। जो स्तंभ होता है, ये स्तंभ एक प्रकार का कॉलम होता है। और इस किसी भी स्तंभ में, किसी भी कॉलम में कोई कवि जो है अपने अपने लेख लिखते हैं। लेख लिखने के लिए जो कॉलम बनाए जाते हैं वही एक प्रकार के क्या कहलाते हैं, स्तंभ कहलाते हैं। तो हमारा दूसरे का हमारा पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रहा तीसरा प्रश्न हिंदी का। शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प का है। ये रहे, बढ़िया प्रश्न है, समझ पर आधारित प्रश्न है कि शब्दकोश में क्या क्रम है इनका। शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम करना है। तो आपको ध्यान रहे कि सबसे पहले जो शब्दकोश में आता है ये अंग, और उसके बाद आ, और तब आ, तब ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है जी। तो यहां पर सबसे पहले देखो अंग किसके ऊपर है, या तो इसके ऊपर है सी वाले में, या तो ये, यानी ये और ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये दोनों हट गए हमारे पास। अब इधर से यहाँ कंग यहाँ भी है, ठा यहाँ भी है, सा यहाँ भी है और था यहाँ भी है। यहाँ का है, यहाँ भी का है, यहाँ माँ है, यहाँ भी माँ है, यहाँ ला है, यहाँ ला है। यहाँ भी का सेम है, यहाँ भी का सेम है, लेकिन यहाँ ला है और यहाँ ये अनुस्वार आ गया। इस वजह से हमारा आंसर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो तीसरे का जो हमारा आंसर रहने वाला है वो सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। और वर्णमाला का अगर इस प्रकार से शब्दकोश के हिसाब से अगर वर्णमाला के अक्षरों का क्रम लगाना होगा तो सबसे पहले अंग आएगा, फिर आ आएगा, फिर आ आएगा, फिर बढ़ता जाएगा, और सबसे अंत में क्या आएगा,
हा आता है वर्णमाला में, शब्दकोश के अनुसार, अक्षर ज्ञान नहीं आएगा, हा आएगा। आगे बढ़ते हैं, ये ला चौथा प्रश्न, सुमेलित करना है आपको। सुमेलित करने के लिए दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं सुमेलित करने के लिए, देखिए ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिए। अल्प विराम बताना है कि अल्प विराम कौन सा है। अल्प विराम देखो, एक ये दे रखा है इसके आगे, ठीक है, इसके आगे ये दे रखा है, इसके आगे ये दिया हुआ है, और इसके आगे ये बताया हुआ है। तो इसमें आपने चूज करना है कि अल्प विराम कौन सा है। तो इनमें से भाई जो अल्प विराम है, अल्प विराम कौन सा वाला होता है, ये वाला, यानी ए का हमें क्या चाहिए, बड़ा आ, और दूसरा क्या, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी दो का हमें क्या चाहिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है, ये वाला है, यानी दो का हमें क्या चाहिए, ई, दो का क्या चाहिए, ई। फिर तीसरा क्या है, अर्ध विराम। अर्ध विराम कौन सा होता है, अर्ध विराम होता है ये वाला। तो यानी अर्ध विराम ये वाला हमारा हो जाएगा कौन सा, आ, ये वाला आ। निर्देशन चिन्ह, निर्देशन चिन्ह कौन सा हो जाएगा, ये वाला ई छोटी, तो ये वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक का आ चाहिए, एक का आ बड़ा आ चाहिए जी, एक का बड़ा आ चाहिए। तो एक का बड़ा आ किस में है, इस वाले में। दो का बड़ी ई चाहिए, दो की बड़ी ई है। तीन का छोटा आ चाहिए, और चार की छोटी ई चाहिए। तो बी की तरफ जाएंगे, जिन्होंने बी करा हुआ है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पांचवा प्रश्न ये रहा, गढ़वाली भाषा के निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द माँ का पर्यायवाची नहीं है। इनमें बताने कि कौन सा शब्द जो है माँ का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द माँ का पर्यायवाची नहीं है, बोए है क्या, है जी। भौजी है क्या, नहीं है जी। बई है क्या, है। बोई है। भौजी किसको बोलते हैं, भाभी को बोलते हैं। भाभी जी को क्या बोलते हैं, भौजी बोलते हैं। तो यहाँ पर माँ का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है, भौजी नहीं है। यहाँ पर बी वाला आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन बताइए। ऊष्म व्यंजन बताने कि इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। यारा लावा, अक्षतरज्ञ, भाई ये वाले तो भाई अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और ये वाले क्या होते हैं, ऊष्मीय व्यंजन होते हैं, ऊष्मीय व्यंजन। और ये वाले हमारे पास क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है जी, बाकी ये सारे कंठ से बोले जाने हैं, यानी स्पर्शी व्यंजन है। तो हमारा आंसर ऊष्मीय व्यंजन ए को लेकर के हमारा आंसर रहेगा, यानी छठे का हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। सातवां प्रश्न देखना, निम्नलिखित में से गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है। इसमें बताना है कि गढ़वाली लोक गायक कौन सा नहीं है। जीत सिंह नेगी, जीत सिंह नेगी, जगदीश बकरोला, किशन सिंह पंवार। यहां पर बताना कि कौन सा नहीं है। तो भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है। गजेंद्र रावत लोक गायक नहीं है। ये तीनों के तीनों हमारे क्या हैं, उत्तराखंड के लोक गायक हैं। इसलिए सातवां का हमारा आंसर क्या रहेगा, डी वाला। जिन्होंने डी विकल्प करा ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए अगला आठवां प्रश्न, शब्दों के निम्न में से कौन दो प्रमुख भेद होते हैं। दो प्रमुख भेद बताने आपको, शब्दों के दो प्रमुख भेद कौन से होते हैं। क्या विकारी अविकारी होते हैं, क्या तत्सम तद्भव होते हैं, उपसर्ग पढ़ते होते हैं, या कर्ता क्रिया होते हैं। तो दो प्रमुख जो भेद होंगे वो पहला वाला होगा, विकारी और अविकारी। ठीक है जी, विकारी कौन से होते हैं, जिनमें परिवर्तन आता है, और अविकारी कौन होते हैं, जो परिवर्तित, जिनमें परिवर्तन नहीं आता है। तो विकारी को व्यय शब्द भी बोल सकते हैं, और अविकारी को जो है अव्ययी शब्द भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो विकारी और अविकारी, और विकारी और अविकारी जो है शब्दों के दो प्रमुख भेद हम यहां पर टिक करेंगे। ए वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे देखो अगला, आचार्य शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के आख्यान काव्य क्या है, लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया गया था, है ना। रामचंद्र शुक्ल ने जो है लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से अनुवाद किया था, किस भाषा में किया था। क्या खड़ी बोली में किया, अवधि में किया, ब्रज भाषा में किया, ये इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा जो आंसर रहने वाला है ये सी वाला रहेगा, क्या, ब्रज भाषा। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, है ना, महात्मा बुद्ध को कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक है ये किसकी है,
एडविन अर्नाल्ड। और इसका जो अनुवाद ब्रज भाषा में किया वो शुक्ल ने किया, किस पुस्तक के रूप में? बुद्ध चरित्र के रूप में या बुद्ध चरित्र के नाम से। इतनी बात ठीक हो गई। आगे देखते हैं अगला 10। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपको बताना कि सोने में सुगंध मुहावरे का क्या अर्थ है। सुंदर वस्तु में और गुण होना, क्या ये सही है? सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना और सुगंधित होना। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ जो होगा वो पहले वाला होगा जी। सुंदर वस्तु में और गुण होना, है ना। पहले तो सोना है और फिर सोने में भी सुगंध है, तो पहले तो सुंदर वस्तु है और सुंदर वस्तु में भी गुण होना और गुण होना, तो सोने में सुगंध या सोने में सुहावना जिसे हम बोलते हैं, यही इसका मतलब है। 11वां प्रश्न, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी। देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार पेपरों में आया हुआ है। ठीक है जी। चिल्ड्रन फिल्म जो सोसाइटी है, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, इसके द्वारा किस कहानी पर जो है फिल्म बनाई गई थी? चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के द्वारा किस कहानी पर फिल्म बनाई गई थी? पहला है गुप्तधन। ये गुप्तधन जो है मुंशी प्रेमचंद की है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है क्या? दूसरा है दाजू। ये शेखर जोशी की कहानी है, शेखर जोशी की है। मित्रों मरजानी, मित्रों मरजानी, ये कृष्णा सोबती की है, कृष्णा सोबती की है। और बोजू, बोजू तो नहीं है, बाजू तो है ये कहानी, लेकिन बोजू कोई कहानी नहीं है। तो इन तीन में से आपको बताना कि कौन सा जो है यहां पर सही है, कौन सा सही होना चाहिए। ठीक है जी। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा किस पर कहानी बनाई गई थी? एक तो इस टाइप का प्रश्न बनेगा, दाजू कहानी किसकी है? शेखर जोशी की। मित्रों मरजानी किसकी? कृष्णा सोबती की। गुप्तधन किसका है? तो प्रेमचंद का। और बोजू तो नहीं है, लेकिन बाजू नाम की एक कहानी है, तो है ये निर्मल वर्मा की है। ये किसकी है? निर्मल वर्मा की है। तो यहां पर बताना ये कि कहानी फिल्म किस पर बनाई, यानी किस कहानी पर फिल्म बनी, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? बी वाला, दाजू। शेखर जोशी की कहानी है दाजू, इस पर जो है फिल्म बनाई गई। आगे चलेंगे, अगला 12वां प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है जी यहाँ पे, और किस रूप में मिलान करना है? विलोम के रूप में मिलान करना है। विलोम शब्द बताना है। तो देखिए विलोम देखेंगे आप, खंडन है, खंडन का क्या हो जाएगा जी? मंडन। खंडन का हो जाएगा क्या? मंडन। तो यानी ए का हमें क्या चाहिए? 3। ए का 3 कहाँ है जी? यहाँ है क्या? ए की तरह नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है। तो बी वाला आंसर हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। बी वाला आंसर हम टिक करेंगे, खंडन का मंडन हो गया। एक का बी देखेंगे तो एक का बी यानी याचक दाता दोनों विलोम, तो ये बी वाला आंसर। बहुत इजी टाइप का प्रश्न है। आगे देखो 13वां प्रश्न। इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं और इन कथनों का सम्यक परीक्षण करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो जी आप, कथन क्या है जी? कथन ये है, एक तो है गले का हार होना, गले का हार होना, और दूसरा है मंडू, है ना, मंडू फुकेल, मुंड फुकेल तो अपु दिखेल। अब इसमें क्या दे रखा है यहां पर? कथन 1 और कथन 2 का एक ही भावार्थ है, क्या ये बात सही है? क्या सही है की बात? दूसरा बोल रहे हैं कि कथन 1 हिंदी भाषा और कथन 2 गढ़वाली भाषा का मुहावरा है, क्या ये बात सही है? और सी बोल रहे हैं कि कथन 1 हिंदी भाषा और कथन 2 कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है, और डी बोलते हैं कि कथन 1 और कथन 2 दोनों विपरीत अर्थक है। कि क्या लग रहा है आपको इसमें सही? सी की तरफ जो भी है ये बिल्कुल सही है। गले का हार होना ये हिंदी भाषा का है, और मंडू फोकेल अपुई दिखेल तो ये एक प्रकार से कुमाऊनी भाषा का है, यानी हमारा सी आंसर सही होगा, कथन 1 और कथन 2। ठीक है जी, ये सही बात है। आगे देखो अगला, ये रहा 14वां प्रश्न। हांसुए के ब्याह में खुरपे के गीत लोकोक्ति का अर्थ क्या है? हांसुए के ब्याह में खुरपे के गीत लोकोक्ति का अर्थ क्या है? असंगत बातें करना, परस्पर प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, समान व्यवहार करना और चतुर व्यक्ति। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो गया है। ए वाला होगा असंगत बातें करना, असंगत बातें करना हांसुए के ब्याह में खुरपे के गीत। आगे चलते हैं 15वां। निम्नलिखित साहित्यकारों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और जन्म तिथि के अनुसार सही क्रम लगाइए जिनका। तो देखो जी,
यहां पर जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है ये कब हुआ? 1889 में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ? 1896 या कुछ किताबों में 1899। सुमित्रनंदन पंत का जन्म कब हुआ जी? सुमित्रनंदन पंत का जन्म कब हुआ जी? 1900 ईस्वी में। कब हुआ जी? 1900 ईस्वी में हुआ जी। और महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ जी? 1907 में। तो इसमें सबसे पहले जो जन्म हुआ 1889 में, किसका हुआ? जयशंकर प्रसाद का। यानी हमें क्या चाहिए? घा। घा यहां भी है, यहां भी है। दूसरे नंबर पर निराला, यानी हमें चाहिए गा। गा कहां है जी? यहां तो नहीं है, ठीक है जी, ये भी नहीं है। तो हमारा गा यहां भी है और यहां भी है। और तीसरे नंबर पे चाहिए क्या? खा। तो खा कहां है जी? यहां पर है, ये भी कट हो जाएगा। तो सी वाला जो विकल्प है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्रम लगाने के लिए पेपर में दिए जा सकते हैं, भविष्य में आ सकते हैं इस टाइप के प्रश्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा 16वां प्रश्न। पीत पत्रकारिता क्या है? यहां पर बताना कि पीत पत्रकारिता क्या है। पीत का मतलब पीला। पीत पत्रकारिता दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए एक ही के लिए जाने वाली पत्रकारिता। दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए की जाने वाली पत्रकारिता। बी है दीवार पर लिखी जाने वाली पत्रकारिता। और सी है वृत्तांत देने वाली पत्रकारिता। और डी है व्यक्तिपरक चरित्र हनन तथा सनसनीखेज घटनाओं को महत्व देने वाली पत्रकारिता। तो भाई जो पीत पत्रकारिता होती है, ऐसी पत्रकारिता होती है जो वास्तविक मुद्दों से अलग होती है, जिनमें वास्तविक कोई मुद्दा ही नहीं होता है, उसमें अश्लीलता होती है ना, अश्लील बातें होती है, चरित्र हनन या चरित्रहीन की सनसनी बना करके जो है पत्रकारिता की जाती है, खबर छापी जाती है। तो ये डी वाला जो आंसर होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पीत पत्रकारिता। आगे देखो 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न ये रहा, शब्द संपदा की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है? कौन सी बात जो है असत्य है? आज्ञा के आगे दिया हुआ अरबी भाषा का शब्द है क्या ये? कुर्ता क्या तुर्की भाषा का है? स्पुतनिक रूसी और आईना फारसी। भाई हमारा हमने क्या बताना था? असत्य। और पहले में ही हमारा जो है असत्य निकल करके आ रहा है। आज्ञा जो है किस भाषा का शब्द है? ये संस्कृत भाषा का शब्द है जी। किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का शब्द है जी, ये संस्कृत का शब्द है ये। कौन? आज्ञा। बाकी कुर्ता, स्पुतनिक और आईना ये तो सब ठीक है। पहला ही हमारा गलत है, यानी हमें क्या बताना? असत्य बताना है। तो आंसर निकल गया पहला वाला। 18वां प्रश्न ये रहा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है भाई। यहाँ पे अब सुमेलित करना है तो भाई देखो भाई, एक तरफ क्या है हमारे पास? एक तरफ हमारे पास ऐसे है, कहीं पर ये मैच करना है कि कौन सा तद्भव है, कौन सा देशज है। तो भाई संकल्प यानी जिसके ऊपर अनुस्वार है, सीधे सीधे हम जाएंगे, ये सम उपसर्ग है इसमें, और उपसर्ग होते हैं संस्कृत के शब्दों में। और सूर्य का तद्भव हो जाएगा क्या? सूरज। का देशज शब्द हो जाएगा, और मोटर आगत शब्द हो जाएगा या विदेश शब्द हो जाएगा। तो यानी ए का चाहिए हमें क्या? 3। ए का 3 जहां पर है, बस एक सही आंसर हो गया जी। बी का 1 मिला लो, बी का 1 ठीक है। तो ये सी वाला जो आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप मिलाते रहिए। आगे देखो अगला, जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहा जाता है? जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहा जाता है? पाहुन कहा जाता है, पाहुना कहा जाता है, पौना कहा जाता है, पाहुना कहा जाता है। ये पेपर में आया था, किसी पेपर में आया था आजकल बीच में। तो हमारा आंसर होगा पाहुना। आगे बढ़ेंगे, अगला 20वां प्रश्न ये रहा, हिंदी का लास्ट प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो भाई यहां से बताना कि उच्चारण स्थान एक तरफ है और ये वर्ण दिए हुए हैं। कंठ, का से कंठ और का से का खा गा, सही है जी। ए का हमें जो है ए का चाहिए जी, ए का चाहिए एक, ए का एक आगे पीछे कर रखा इन्होंने। ए का एक जो है यहां है और यहां है, ए का एक, ठीक है जी। यहां भी है, यानी ये तो हो नहीं सकता, यानी या तो सी होगा या तो डी होगा। तालु, का खा गा गा चा छा जा, तालु में ये आ जाएगा, यानी बी का चाहिए हमें 4।
बी का चाहिए जी 4, यहाँ भी है 4, यहाँ भी है जी, दोनों जगह है, अभी बराबर चल रहा है। मूर्धन्या, मूर्धन्या, ठीक है जी। मूर्धन्या, मूर्धन्या कौन सा होगा जी? टाठा डाढ़ा होगा या ताथ दादना होगा? इसके लिए ट्रिक है, अगर कभी अगर कंफ्यूजन रहे, का ता मा दा ओ, ये याद रखना, कताम दो। यहाँ से पढ़ते जाना, का खा गा गा गा, फिर चा छा जा झा या, फिर माँ ता था दा धा ना, दा है ना, कताम दो, ता था दा धा ना, का खा गा गा गा, चा छा जा जा, चा छा जा जा या, फिर आएगा टा, टा ठा डा डाड़ा, टा ठा डा डाड़ा, फिर आएगा ता था दाना, और फिर आ जाएगा पा फा बा बा मा। तो कताम दो, ये हो गया कंठ, ये हो गया तालु, ये हो गया मूर्धा, और ये हो गया दंत। तो इसमें माँ के आगे क्या रहा? टा। तो माँ के आगे टा मतलब मूर्धन्य कौन सा हो गया? ये टा हो गया, और दंत ये हो गया ता। तो यानी सी का हमें 2 चाहिए। सी का 2 किस में है जी? सी का हमें 2 चाहिए, सी का 2, सी का 2, सी का 2 चाहिए जी, सी का 2 ये है जी, ये देखो सी का 2 चाहिए हमें। ये सी का 2 किस में है? यहाँ पर है, इन्होंने आगे पीछे करा हुआ, ये आगे पीछे करा हुआ है, ठीक है जी। ए बी सी डी बराबर रहेंगे ना, तब बढ़िया रहता करने के लिए। 1 4 2 3, यानी ए का 1, ए का 1, बी का 4, बी का 4, सी का 2, सी का 2, और डी का 3, और डी का 3। तो थोड़ा यहाँ आगे पीछे हो रखा है, इसलिए थोड़ा मिलाने में दिक्कत हो जाती है। तो ये इस प्रकार से हमारा आंसर निकल गया है। आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा होगा? डी वाला। और ये मैंने आपको आंसर यहाँ गोल भी कर दिया, ये वाला, ये इस प्रकार से होगा। आगे चलते हैं, 21वां प्रश्न। भाई ये हिंदी तो पूरी हो गई, अब हिंदी हो गई पूरी। अब क्या है? उत्तराखंड। आप देख लो, आप हिंदी में आपके कितने आए आप देख लीजिए, और अब हिंदी देख लेते हैं, उत्तराखंड देख लेते हैं। अब उत्तराखंड में देखेंगे, 21वां प्रश्न है यहाँ से। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक क्या है? कथन एक बोलता है कि थारू जनजाति शिला गुरु जी की पूजा करते हैं, क्या सही बात है जी ये? और दूसरा है भिरौली, दियाई, गोगा, जौनसारियों के त्योहार है। तो भाई ये तो बात सही है कि जौनसारियों के त्योहार है, लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि थारू जनजाति शिला गुरु जी की पूजा नहीं करती है। कौन सी जनजाति करती है? हमारा आंसर होगा कौन सा? जौनसारी। तो हमारा यहाँ पर कथन खा, कथन खा किस विकल्प में है? बी वाले में, केवल कथन खा यहाँ पर सही आंसर है, ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए 22वां प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करें भाई आप भी। मिलम और चौराबाड़ी हिमनद के प्रकार हैं। बात तो सही है भाई, ये हिमनद है, हिमनद के रूप हैं, ये ग्लेशियर हैं। और मिलम ग्लेशियर जो है उत्तरकाशी चमोली जिले में स्थित है। तो भाई उत्तरकाशी जिले में नहीं, गढ़वाल कुमाऊं दोनों में फैला हुआ है। शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर माना जाता है वो कौन सा है? मिलम है। तो यहां पर हमारा जो आंसर रहने वाला है 22 का क्या रहेगा? केवल एक सही है, केवल एक सही है, ये बात सही है। आगे देखो अगला 23वां प्रश्न। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के अमरेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज के टर्नओवर को 100 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया? किस वर्ष तक निर्धारित किया जी? 2028 तक, 2030 तक, 2027 तक या 2032 तक? तो जो बी की तरफ है 2030 तक 100 करोड़ रुपए जो है लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2030 तक। तो बी वाला जो आंसर होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं जी, 24वां प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए भाई विचार। मेहरा एवं फरत्याल दरबारी गुटों का संबंध चंद वंश से था। सही है जी, मेहरा और फरत्याल 2 गुट हुआ करते थे। ये चंदों के समय बड़े चर्चित रहे हैं। और ग्राम प्रशासन के संदर्भ में जो कोटाल होते हैं, जो कोटाल और पहरी होते हैं, है ना, इन कर्मचारियों का संबंध चंद वंश से है। दोनों बातें बिल्कुल सही है जी। तो 1 और 2 दोनों सही चलेगा जी। सी वाला विकल्प 1 और 2 दोनों सही है। तो 24 का हमारा सी हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन सारे बढ़िया बढ़िया छांट के रखे हुए हैं। आगे देखो 25वां।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करो भाई फिर विचार। देखो आप क्वेश्चन आजकल IAS रहे हैं, क्या करें, विचार ही करना है ना, विचार करके ही निकलना है, रटे रटाए नहीं है। कुलिंद पुलिंद आर्य जाति की एक शाखा थी। सही बात है क्या भाई? सही बात है ये। कुलिंदों की सर्वाधिक विश्वसनीय और प्रमाणिक जो साधन है वो क्या है? कुलिंद मुद्राएं हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर कथन का और कथन खा हमें दोनों सही होने चाहिए। ये विकल्प है जी यहाँ पे, कथन का और कथन खा दोनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन हो गए। 26वां देखना, 26वां, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार में पुलिस विभाग के सही घटते पदानुक्रम को दर्शाता है? यानी इनमें से बड़ा पद कौन सा है, फिर उसके बाद छोटा छोटा जो क्रम है उत्तराखंड सरकार पुलिस विभाग का वो कौन सा है? तो भाई देखो है ना, जिला, रेंज, सर्कल, सर्कल मतलब वृत्त, तो इसमें डी की तरफ जाएंगे, डी की तरफ जाएंगे। रेंज इसमें बड़ा होता है, फिर इससे छोटा जिला, फिर जिले में सर्कल यानी वृत्त, और फिर थाना, और थाना के अंदर फिर क्या आती हैं? चौकियां। तो 26 का डी की तरफ जाएंगे, डी करेक्ट आंसर है। लीजिए 27 देखिए, सूची 1 को सूची सेकंड से या 2 से सुमेलित करना है, और ये सूची आपके पास दी हुई है। अब इसमें बताना है आपको कि भाई एक तरफ सरमोली दिया हुआ है, एक तरफ सूपी दे रखा है, एक दरकोट दे रखा है, रौती की वेली दे रखा है। बताना है आपको कि कौन सा इसमें जो है सही मैच खाता है। बताइए, लगाइए फटाफट करके, कौन सा इसमें आपका मैच खाता है। बहुत इजी टाइप का प्रश्न है, मिला लीजिए फटाफट करके। क्वेश्चन नंबर 27 मिला लिया होगा आपने अभी तक। ठीक है जी। अब देखो यहां पर जो रौती की बेली है ये बड़ा फेमस है, किस चीज के लिए? पनीर के लिए, है ना। कई बार आप देखते हैं जब देहरादून आते जाते होंगे आप भी, तो कोई ना कोई पनीर लेता हुआ यहां से निकल जाता है। रौती की बेली किस चीज के लिए बहुत फेमस है? पनीर के लिए। तो डी का 4 चाहिए जी हमें, डी का 4। अब डी का 4 में देखो भाई, पहला वाला तो है नहीं है और चौथा वाला भी है नहीं है, तो यहां पर देखो आप, अब या तो बी होगा या तो सी होगा, इन दो में से ही एक होगा जी। दूसरा देखो, जो सरमोली गांव है, जो सरमोली गांव है ये बड़ा होम स्टे के लिए बड़ा फेमस है। तो इसमें जो है यहां पर देखो सरमोली, यानी ए का हमें 3 चाहिए, है ना, यानी ए का हमें 3 चाहिए। तो ए का 3 किस में है जी? इसमें है। वह हो गया हमारा काम। हमारा आंसर क्या निकलेगा? सी वाला आंसर निकल जाएगा। तो यहां पर जिन्होंने सी वाला विकल्प किया ये बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। 27 का हमारा क्या निकलेगा? सी वाला विकल्प निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला 28वां क्वेश्चन, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना निम्न 5 शहरों को किस क्रम में जोड़ेगी? भाई सीधे प्रश्न बनेगा, कितने फेमस शहरों को जोड़ेगी? तो 5 फेमस शहरों को जोड़ेगी ये। और 5 जो सही क्रम में लगाना इनको, वो कौन सा क्रम सही बैठेगा इसमें देखो जरा। भाई ऋषिकेश से, ये तो नंबर 1 पे जाएगा, ऋषिकेश यहां से शुरुआत हो जाएगी। तो ऋषिकेश से जो है सबसे पहले कहां जाएंगे हम? देव प्रयाग जाएंगे जी। देव प्रयाग से हमारा जाना होगा जी कहां? श्रीनगर। और श्रीनगर के बाद हम जाएंगे गौचर, और गौचर के बाद जाएंगे फिर कर्णप्रयाग। यानी पहले 1, फिर 1 के बाद चौथा देव प्रयाग, 1 4, इतने में ही काम बन जाएगा हमारा, आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। सीधे से सी विकल्प हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 29वां, चंदवंश। चंदवंश के राजा बाज बहादुर चंद के तिब्बत अभियान का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है? ये इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तिब्बत में चीन की दखल को खत्म करना है क्या? मानसरोवर की यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सी है तिब्बत को गोरखों से मुक्त करना, और डी है तिब्बत में चंद राजाओं के मंदिरों की स्थापना करना। बताओ जी क्या इनमें सही है? तो भाई बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मानसरोवर जो यात्रा थी इसको सुरक्षा देना था, है ना। हूणी आक्रमण थे, उन हूणी आक्रमण जो है ये बार बार परेशान करते थे यात्रियों को। तो इसने जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा को सुरक्षित करने के लिए जो है तिब्बत अभियान किया था, क्योंकि इस तिब्बत वाले क्षेत्र में जो है हूणी बार बार जो है परेशान करते रहते। हूणियों को भी इन्होंने पराजित किया था। कई बार आते कि कौन सा चंद राजा था जिसने हूणियों को पराजित किया? तो आंसर क्या बनेगा? बाज बहादुर चंद। तो यहां पर बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है।
30वां क्वेश्चन देखना जी। 30वां क्वेश्चन है, चावल से बने श्वेत रंग के साथ अन्य रंगों का प्रयोग दुर्गा देवी का चित्रण करना कहलाता है। नाच चित्र, थापा चित्र, ढिकारा और पोथी। तो भाई यहां पर हमारा जो आंसर रहने वाला है वो क्या है? थापा चित्र। ये थापा आंसर होगा। जो नाच चित्र होते हैं रसोई घरों में बनते हैं। रसोई घर की जो दीवार होती है, रसोई घर की दीवारों में जो देवी देवताओं के चित्र बनते हैं उसे जो है एक प्रकार से नाच चित्र बोलते हैं। और जो डिकारा होता है ये मिट्टी की रंग बिरंगी जो मूर्ति होती है, मिट्टी की रंग बिरंगी जो मूर्ति है इसको जो है डिकारा के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आंसर हमारा क्या रहने वाला है? बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखो जी 31वां क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में यहां पर बताना कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। करे भाई सुमेलित। पहला है फल संरक्षण केंद्र। अब फल संरक्षण केंद्र कहां है जी? फल संरक्षण केंद्र कहां है? रामगढ़ में है। यानी ए का हमें 4 चाहिए जी। ए का 4 में भाई यहां भी ये हो नहीं है, ये है नहीं है, कौन सा? ये। और फिर आगे देखेंगे मैग्नेसाइट जो कारखाना, भाई ये चंडाक बड़ा फेमस है इसके लिए, चंडाक वाला मैग्नेसाइट। तो बी का हमें चाहिए जी 3। बी का 3 चाहिए। बी का 3 कहां बैठ रहा जी? बी का 3, बी का 3 इनमें से बैठना हमने। बी का 3 कहीं यहां पर बैठ रहा क्या? मैग्नेसाइट बी का 3 नहीं बैठ रहा क्या कहीं? ए का क्या चाहिए? 4। अच्छा इधर नहीं, उल्टा कर दिया हमने। ए का तो 4 इधर देखना था ना हमने। ए का 4 ये है ना इधर। ए का 4, ए का तो 4 ये वाला है। तो भाई ये है जी ए का 4। ठीक है जी, ए का तो 4 ये हो गया, ए का 4 ये हो गया। और बी का हमें क्या चाहिए? 3। तो बी का 3 तो ये वाला हो गया जी, बी का 3 ये हो गया। इतने में ये 4 3 हो गया भाई। इतने में 4 3 कहीं है ही नहीं है। तो हमारा यही डी आंसर होगा जी यहाँ पर। ये डी आंसर होगा यहाँ पर, है डी आंसर। यानी 31 का जो डी की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगला। ये रहा 32वां, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना हुई जी? किस वर्ष में उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना हुई? 2002, 2003, 2007, 2009। तो भाई बी की तरफ है। ये भी किसी पेपर में आया हुआ है। ठीक है जी, 2003 इसका आंसर रहने वाला है। 33वां देखो, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना जी। आपने करिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित। तो भाई इसमें जो सबसे आसान है ये है चंद्रप्रभा ऐतवाल पर्वतारोहण। चंद्रप्रभा ऐतवाल बी का 3, यानी बी का 3 कहां है जी? भाई बी का 3 यहां भी है और यहां भी है। अनुपमा उपाध्याय बड़ी फेमस है बैडमिंटन के लिए, यानी डी का 2 चाहिए जी। डी का 2 चाहिए। तो हमारा बी वाला आंसर ये बिल्कुल सही आंसर जाएगा। यानी 33वां जो आंसर है, 33 का जो आंसर है वो क्या है? बी वाला 4 3 1 2, 4 3 1 2 ये सही आंसर। आगे देखो 34वां प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। फिर अब भाई यहां भी सूची दे रखी है हमारे पास। तो देखो हुड़की बोल जो गीत है ये कृषि से संबंधित है जी। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है ये। तो यानी ए का हमें क्या चाहिए? 3। ए का 3 चाहिए जी। अब इन्होंने यहां भी फिर आगे पीछे करा हुआ ये। ठीक है जी, ऑप्शन जो है सही तरीके से अगर सही जगह हो तो मैच करने में समस्या नहीं आती है। अब ए का 3 देखो जी, ए का हमें क्या चाहिए? 3। तो ए का 3 किस में है जी? ए का 3, ए का 3 और भी किसी में ए का 3 और तो कहीं है ही नहीं। तो हमारा 34वां का जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा जी? 34 का आंसर क्या रहेगा? ए वाला, एक ही से आंसर निकल रहा है। इस ए को हम टिक करना चाहेंगे। आगे बढ़ेंगे अगला। ये रहा 35वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब क्या विचार करें जी? देखो जी, 19 जुलाई 2025 को उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी। सही बात है क्या? जी बिल्कुल सही बात है जी, करंट का है।
और इस नीति का कार्यान्वयन उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी उरेडा, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया गया। जी ये बात भी सही है। तो यहां पर 1 और 2 दोनों, ये बात दोनों बात बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला 36वां क्वेश्चन, टीरी नरेश नरेंद्र शाह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। अब बताओ जी निम्न कथन कौन से हैं। 1920 में कृषि बैंक की स्थापना करी नरेंद्र शाह ने, ठीक है जी। और 1923 में राजधानी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना भी करी इन्होंने, ठीक है जी। लेकिन ये वाली जो बात है, ये वाली बात सही नहीं है। राजधानी टीरी में डाकघर नहीं खोला इन्होंने, डाकघर जो है प्रताप शाह के समय में खोला था। तो हमारी बात क्या हो जाएगी, 1 और 2, यानी 1 और 2 ये बात सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो भाई बी वाले 1 और 2 बात सही है। 37वां देख लो जी, 28 मई 2025 को उत्तराखंड मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई निवेश नीति का नाम क्या है जी। बड़ा खास प्रश्न है ये, आएगा ये पेपर में। उत्तराखंड विकास योजना 2025, उत्तराखंड मेगा औद्योगिक एवं निवेश नीति 2025, नव उत्तराखंड निवेश नीति 2025। और देखो आप यहां पर हमारा जो आंसर रहने वाला है वो बी वाला है, उत्तराखंड मेगा औद्योगिक एवं निवेश नीति 2025। ये आंसर इसका 37 का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला 38वां, कौन सा कथन सत्य है जी। अब इसमें बताना कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन कौन सा है ना। छलिया महोत्सव पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, गंगावली महोत्सव पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, कंडाली महोत्सव पिथौरागढ़ में। ये भाई डी वाला उपयुक्त सभी बातें सही हैं। 39वां देखना, असंगत कथन कौन सा है जी। पश्चिमी धौलीगंगा अलकनंदा की सहायक नदी है, सही बात है। पूर्वी धौलीगंगा काली नदी की सहायक नदी है, ये बात भी सही है। मंदाकिनी नदी काली की सहायक नदी, ये बात सही नहीं है, ठीक है जी। ये तो अलकनंदा के साथ मिलती है। तो सी वाला जो आंसर होगा ये असंगत होगा। आगे बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न ये रहा, निम्न में सुमेलित नहीं है। यहां पर बताने की सुमेलित नहीं है जी। 3 टिकटी विवाद थारू में है जी, भाई सही बात है। बाजद विवाह जौनसारियों का बड़ा खास है जी, बड़ी शान सौगत वाला विवाह है और राज्य में पलायन चलता है। लेकिन जो बदला विवाह है ये राज्य में नहीं है जी। हमारा आंसर क्या है, सुमेलित नहीं है। तो कौन सा आंसर होगा, बी वाला होगा जी, क्योंकि यहां पर थारू होना चाहिए था। क्योंकि थारू में पहले जो है बदला विवाह चलता था, और बदला विवाह का मतलब होता है कि है ना, अगर एक परिवार की बहन किसी दूसरे परिवार में, तो वहां की बहन फिर यहाँ आ जाएगी, ठीक है जी। यानी मेरे बेटे की ससुराल अगर आपके घर में है, अगर मैंने आपके घर में जो है अपनी बेटी दी है, तो मैं बहू भी लूंगा आपके घर से। तो इसको बदल विवाह बोलते हैं, और ये थारू जनजाति में चलती है, ठीक है, राज्य में नहीं चलती है। तो सुमेलित नहीं है, तो कौन सा वाला, बी वाला आंसर होगा। 41वां देखना, निम्न में से सुमेलित आभूषण नहीं है। सुमेलित आभूषण नहीं है जी, कौन सा नहीं है सुमेलित आभूषण। फ्वाक क्या हाथ में पहना जाता है, भाई बिल्कुल पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है। यहां पर सुदमन ये गले में नहीं पहना जाता भाई, ये पैर में पहना जाता है। सुदमन कहां पहना जाता है, पैर में। बाकी बुजनी कान में, पोटा पैर में है। आभूषण जो है ना सुमेलित नहीं है, वो कौन सा नहीं है जी, बी वाला। सुदमन पैर में होना चाहिए था, यहाँ गले में दिया हुआ है। आगे देखो 42, एक ऐसा गीत जब पहाड़ी क्षेत्र में महिलाएं घास काटने जाती है तो दूर पशु चराते पुरुषों पर नजर पड़ती है, तो वह उसका परिचय किस गीत के माध्यम से या इस गीत के माध्यम से पूछती है। कुलाचार गीत, थड़िया गीत, दूड़ा गीत या बैर गीत। तो यहां पर आंसर क्या रहेगा, है ना, दूड़ा गीत। दूड़ा गीत जंगलों में गाया जाता है, और इसको आप बाजूबंद भी कह सकते हैं, बाजूबंद। तो बाजूबंद या दूड़ा गीत जो है ये जंगलों में जब घास काटने के लिए महिलाएं जाती हैं या पुरुष जाते हैं, तो वहां पर गाते हैं। 43 देखना, बाड़हाट शक्ति जो स्तंभ अभिलेख है उत्तरकाशी में, ये किससे संबंध है, किस राजा से संबंध है। गोह से, यानी गोहनाग, सोन बर्मन, सर बर्मन, चक्रेश्वर। तो भाई इसका आंसर किससे होगा, गोह, है ना, नाग राजाओं का है। और उसके अलावा अशोक चल का भी यहाँ पर जो है नाम मिलता है, और अशोक चल द्वारा जो है गढ़वाल भूमि यानी केदार भूमि जीतने का भी उल्लेख यहाँ से मिलता है। ये नाग शासक है गोह, इसमें इसका जिक्र मिलता है। 44 देखना, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है।
बताना है कि सही कथन कौन सा नहीं है जिनमें से। अब कौन सा क्वेश्चन है 44। जिम कार्बेट के पिता क्रिस्टोफर और माता का नाम मैरी जेन था। जी बिल्कुल सही बात है। और 42 है कार्बेट नेशनल पार्क का नाम 1957 में इनके नाम पर रखा गया था। भाई ठीक है जी, 1957 में प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी जो है जिम कार्बेट के नाम पर इसका नामकरण रखा गया। और अगला है इसमें, जिम कार्बेट की पहली जो पुस्तक है वो मैन ईटर ऑफ कुमाऊं थी। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये बात भी सही है। और अगली बात इसमें बोल रखी जिम कार्बेट की अंतिम जो पुस्तक है वो कौन सी है, माई इंडिया। तो ये बात बिल्कुल जो है गलत हो जाएगी। यहां पर कौन सा कथन सही नहीं है, तो चौथी वाली बात सही नहीं है, क्योंकि द टेम्पल टाइगर मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं इनकी जो है अंतिम पुस्तक मानी जाती है, न कि माई इंडिया मानी जाती है। तो इसलिए डी वाला आंसर इनका गलत हो जाएगा। ठीक है, 44 का डी। नाद नंदनी पुस्तक के लेखक कौन है, बड़ा फेमस पुस्तक है, कई बार पेपर में आया हुआ है, केशव दास अनुरागी। बी वाला आंसर बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। 46 देखना, निम्न में से है ना पुस्तकें दे रखी हैं। अब इनमें पुस्तकें देखो, जो भैंस का कटिया बड़ा फेमस है, और भैंस का कटिया किसका, विद्यासागर नौटियाल का। यानी डी का 4 चाहिए हमें, डी का 4। भैंस का कटिया डी का 4 निकल रहा है, यहीं पर निकल रहा है। और ये लिंग्विस्टिक स्टडी ये जो है ये सतीश की है, उमा शंकर सतीश, यानी सी का 1 है क्या इसमें, सी का 1 भी है। ठीक है जी, ये ए वाला आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। 47 देखना, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। राज्य में भारत रत्न एक ही है, गोविंद बल्लभ पंत। प्रथम परमवीर चक्र भाई मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला। प्रथम विक्टोरिया क्रॉस भाई कौन है, दरबान सिंह नेगी। तो यहां पर ए का हमें 3 चाहिए, ए का 3, ए का 3 किस में है, ए का 3 इसी में है। यहां भी फिर आगे पीछे करे हुए ऑप्शन, तो ए का 3 यहां पर सही आंसर होगा। ठीक है, और प्रश्न बनेगा कि गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न से कब नवाजा गया, 1957 में। परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को कब मिला, 1947 में। और विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी को मिला 1914 में। पहले व्यक्ति हैं दरबान सिंह नेगी उत्तराखंड के, जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। और सबसे युवा जो व्यक्ति है जिनको 1915 मिला वो कौन है, गब्बर सिंह नेगी। आगे बढ़ेंगे, अगला सुमेलित कीजिए। देखो आप, नंदा देवी की हाइट कितनी है भाई, 7,817। और कामेट की है कितनी, 7,756। और जो मर्ग होते हैं ये कहां से होते हैं, कश्मीर में, बुग्यालों क्या बोलते हैं, मर्ग। तो यानी एक का जो है 3 चाहिए, एक का 3, ये भी है, ये भी है। और दूसरा है बी का 1, बी का 1 चाहिए जी, बी का 1 चाहिए, तो ये वाला आंसर निकलेगा जी, ये वाला बी का 1। ठीक है, ये वाला सही है, तो ए वाला आंसर निकल जाएगा। 49 देखना, निम्न में से किस गीत में प्राय रामकृष्ण संबंधी प्रसंग गाए जाते हैं। देखो जी, रामकृष्ण से संबंधित प्रसंग कहाँ गाए जाते हैं, चांचरी में, ठुलखेल में, बगनौल में, मंगल में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है, ठुलखेल गीत। इसमें हमेशा रामकृष्ण संबंधित प्रसंग गाए जाते हैं। तो 49 का हमारा आंसर क्या हो गया, बी, बी बिल्कुल आंसर सही है। टिहरी में सोंग नदी के दाहिने किनारे रगार गांव एवं रीरा गांव, ये चूना व स्लेट के साथ किस खनिज के लिए जाने जाते हैं, किस खनिज की बड़ी पेटी यहां पर मिलती है जी, सोना, चांदी, खड़िया, रॉक फॉस्फेट। तो हमारा आंसर है यहां पर कौन सा वाला, सी, खड़िया के लिए बड़े फेमस है जी। आगे बढ़ते हैं, 51वां, निम्न में से कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल जोत के अधिकांश भाग में उगाई जाती है। भाई सबसे ज्यादा भाग में जो उगाई जाने वाली फसल है उत्तराखंड में कौन सी है, गेहूं। दूसरे नंबर पर कौन है, चावल। है ना, राज्य की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है, गेहूं। और दूसरी फसल कौन सी है, चावल। और भारत की पहली फसल कौन सी है, तो चावल। दूसरी फसल है तो कौन सी, गेहूं। तो यहां पर हमारा आंसर क्या रहने वाला है, बी। फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को क्या कहते हैं। तो भाई यहां पर क्या कहेंगे, यहां पर आंसर रहेगा डी, तिहाड़। तिहाड़ एक प्रकार का कर भी है, और एक हिस्सा जो है किनको मिलता था, टिहरी रियासत में जमींदार का। 53, उत्तराखंड राज्य की टिहरी परियोजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है जी।
यह भागीरथी और बेलंग नदी के संगम पर है, बिल्कुल सही बात है जी। यह विश्व का चौथा एवं भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये भी सही बात है। और इसकी विशालता के कारण ही इसको राष्ट्र के गांव की संज्ञा भी दी गई है। और अगला है कि इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली को बिजली की प्राप्ति होती है। तो यहां पर बिजली की प्राप्ति होती तो है, लेकिन केवल नहीं है। केवल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा दिल्ली को ही बिजली नहीं मिलती है, हिमाचल को भी मिलती है, पंजाब को भी मिलती है, राजस्थान को भी मिलती है, हरियाणा को भी मिलती है, बहुत सारे राज्यों को मिलती है। तो केवल नहीं है, ये डी वाला आंसर जो है हमारा सही होगा। हमें बताना था कि कौन सा जो है कथन गलत है, तो इसमें डी वाला आंसर करेक्ट होगा। 54 देखना, उत्तराखंड राज्य की किन दो जनगणना वर्षों में लिंगानुपात समान रहा? और ये समान कितना रहा? 940 940। 1941 व 1951 में, 1951 व 1971 में, 1961 व 1981 में, या कोई नहीं? तो भाई 1951 और 1971 ये दो ऐसा टाइम पीरियड है जब जो है उत्तराखंड का लिंगानुपात एकदम एग्जिट 940 रहा, 940 रहा। 55 देखना, उत्तराखंड राज्य की बुक्सा जनजाति के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। पढ़िए जी, आप क्वेश्चन को देखो। आप गणना पुरोहितों से विवाह तिथि निकालने की पड़ता है, और पंचहेड़ी विवाह के बाद कन्या के मामा द्वारा 5 बर्तन भेंट किए जाते हैं। रजगा विवाह में एक बात, और अगला है छोई पूजा कन्या। तो भाई यहां पर ए और बी जो बातें हैं ये सही है, बाकी सब गलत है। आगे देखो 56 में, राज्य में निर्मित हो रहे ऊर्जा परियोजनाओं में रन ऑफ द रिवर तकनीक का प्रयोग। रन ऑफ द रिवर तकनीक का मतलब क्या होता है कि जैसे आजकल परियोजनाओं में क्या बन रहा है कि पानी ले जाना है, तो सुरंगों के माध्यम से पहाड़ में जो है सुरंग बनाई जा रही है और पानी ले जाया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं रन ऑफ द रिवर तकनीक का प्रयोग हो रहा है या तकनीक है। पर्यावरण मित्र है, विस्थापन रूपी समस्या के निपटान में मददगार है। तो भाई यहां पर सी वाला विकल्प की तरफ जाएंगे। ए और बी दोनों, ये बात दोनों यहां पर सही है। 57 में जाएंगे, निम्न कथनों पर विचार करें। बढ़िया प्रश्न है कि भाई कोल प्रजाति धान, गन्ना, कपास आदि की खेती करती है, सही बात है क्या? और खसों के आराध्य देव शिव जी हैं, क्या ये बात सही है? तो भाई यहां पर याद क्या रखना है आपके, कोलों का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? कृषि। और किस चीज की खेती करते थे? धान की, गन्ना की, कपास की, सब्जी, फलों, ऐसे बहुत सारे खेती करते हैं। तो ये बात तो यहां पर सही हो जाती है। लेकिन खसों के आराध्य देव शिव, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि शिव जो आराध्य देव थे वो खसों के न होकर के किसके थे? किरातों के थे। किरात लोग जो है शिव को अपना आराध्य देव मानते थे। तो इसलिए कथन का बिल्कुल सही है, केवल कथन का ही सही है, पहला वाला आंसर ही सही है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा 58 क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरकाशी का विश्वनाथ मंदिर असी गंगा और वरुणा गंगा के मध्य है, सही बात है जी? भाई बात तो सही है, ठीक है जी। और बनारस काशी में जो विश्वनाथ का मंदिर है उसकी भी स्थिति यही है, वहां भी असी गंगा और वरुणा गंगा है, और वही स्थिति यहाँ के विश्वनाथ के मंदिर की भी, उत्तरकाशी। दूसरा है विश्वनाथ का मूल मंदिर। विश्वनाथ का मूल मंदिर 1803 के भूकंप के दौरान ध्वस्त हुआ था। तो ये बात भी सही है भाई। जब 1803 का भूकंप आया था तो बड़ा विनाशकारी भूकंप आया था, पूरे गढ़वाल में आया था, ठीक है। अजय पाल का घर भी इसी समय टूटा था जी, बीच में आया था फिर उसमें। काशी विश्वनाथ का जो ये मंदिर है ये भी इसी समय ध्वस्त हुआ जी। तो ये दोनों बातें तो सही है। फिर उसके बाद तीसरी बात क्या लिखी हुई कथन ग में कि इसका जीर्णोद्वार सुदर्शन शाह ने 1957 में किया। भाई तो जीर्णोद्वार सुदर्शन शाह ने किया तो है, लेकिन 1957 में नहीं किया। इसका कब किया? 1857 में किया जी। तो कथन का और कथन खा, कथन का और कथन खा, ये दोनों बात बिल्कुल सही है जी, ठीक है जी। तो क्वेश्चन 58 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर हो जाएगा जी। आगे देखो अगला, रामायण के अनुसार संजीवनी बूटी द्रोणगिरी पर्वत पर थी। जब हनुमान जी ने जो है, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो लक्ष्मण को बचाने के लिए जो है संजीवनी बूटी लाई थी रामायण के अनुसार। तो द्रोणगिरी पर्वत पर थी संजीवनी बूटी। और उस द्रोणगिरी जो पर्वत जो रामायण में जिक्र मिलता है, जिस द्रोणगिरी पर्वत का, वो उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में कौन से जिले में है? क्या चमोली में है, अल्मोड़ा में है, या पौड़ी में है, या फिर उत्तरकाशी में है? कहां पर है जी ये द्रोणगिरी पर्वत? तो भाई हमारा आंसर होगा कहां? चमोली में है। तो द्रोणगिरी पर्वत चमोली में है और ये रामायण से संबंधित है।
संजीवनी बूटी से संबंधित है। बीज बचाओ आंदोलन के मुख्य जो सूत्रधार थे बीज बचाओ आंदोलन, ये कौन है? विजय जड़धारी। पहला वाला आंसर ये बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये हिंदी और उत्तराखंड के क्वेश्चन आपने देख लिए, और अब इसके बाद आप जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, और पूरे 100 नंबर का बढ़िया पेपर हमने अपनी तरफ से बनाया है। बाकी आप बताइए आपको पेपर कैसा लगा, और आपका एक एक जो कमेंट होता है वो हमारे लिए बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। तो यदि आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आगे फॉरेस्ट गार्ड, सीजपाल, जो भी पेपर है, उत्तराखंड यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, उन सब में ये उपयोगी है। तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब इसके बाद आप जीएस और उत्तराखंड देखेंगे। हेलो दोस्तों, तो आज का जो सैटरडे का पेपर था उसका जीएस और रीजनिंग वाला हिस्सा देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। दूसरा, संविधान सभा पूरी तरह से मंत्री, ये होना था आपके पास, मंत्रीय होना चाहिए था, ये थोड़ा सा मंत्रीय निकाय थी। सांप्रदायिक मतदाताओं के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया था। तो ये कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके पास ठीक होगा। तो जो कैबिनेट मिशन है कि योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया, अब ठीक तरीके से जानते हैं कैबिनेट मिशन तो आया था आपके पास कब? मार्च 1946 में, और उसी के बाद क्या हुआ आपके पास, संविधान सभा का गठन हुआ। जुलाई अगस्त के आसपास गठन हो गया था, और संविधान सभा ने अपनी जो बैठकें प्रारंभ की वो आपके पास कब की जी? नवंबर के मास में प्रारंभ की। तो 9 नवंबर 1946 को पहली बैठक हुई, और उसके बाद वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता आ गया। तो हम ये समझते हैं कि इसका जो आंसर है पहला वाला, ये बिल्कुल ठीक है कि कैबिनेट मिशन के आधार पर बनाई गई योजना के तहत ही संविधान सभा ने कार्य करना प्रारंभ किया। दूसरा था, संविधान सभा की पूरी तरह से मंत्रीय निकाय थी। मंत्रीय निकाय कैसी थी? कैबिनेट तो बना ही नहीं था ऐसा आपके पास, कार्यपालिका तो बहुत बाद में बनी, नाम मात्र की बनी आपके पास से, तो ये नहीं था। दूसरा, सांप्रदायिक मतदाताओं के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया। सांप्रदायिक मतदाताओं के आधार पर आपके पास आधार पर सीटों का आवंटन किया गया, नहीं, मतदाताओं के आधार पर तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि संप्रदाय प्रणाली को अपनाया जाए। हालांकि ये बात जरूर हुई कि संविधान सभा में कुछ सीटों को आरक्षित कर दिया गया था, लेकिन मतदाता नहीं थे सांप्रदायिक आपके पास। चुनाव तो हुआ ही नहीं आपके पास, वो केवल क्या हुआ, आनुपातिक रूप से चुने गए थे। 10 लाख के अनुपात पर एक सीट को या एक व्यक्ति को मनोनीत किया गया था। चुनाव तब भी नहीं आपके पास हुए। तो ये वाला स्टेटमेंट पूरा का पूरा गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? 1 नवंबर 1946। क्वेश्चन को ठीक तरीके से रीड करना, क्या पूछना चाह रहा है आपके पास है। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आई, और उसके बाद संविधान सभा का गठन हुआ, और गठन होने के बाद लगभग नवंबर मास में संविधान सभा ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया 9 नवंबर के आसपास, और वह कार्य लगभग आपके पास से 26 नवंबर 1946 तक चलता आ गया, और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 तक हुई। किसकी? संविधान सभा की। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? अब ये जो पंचवर्षीय योजना है आप जानते हैं पहली वाली कब से चली आपके पास? 52 से लेकर के 57 तक, दूसरी वाली 57 से लेकर के 62 तक चली थी। तो दूसरी जो आपके पास से क्या थी पंचवर्षीय योजना, बड़े फेमस व्यक्ति हुआ करते, पीसी महालनोबिस लिखा गया, महालनोबिस लिखा गया आपके पास से। तो ये सांख्यिकी विद हुआ करते थे। भारत में जो स्टैटिक्स का जन्मदाता माना जाता है वो किसे माना जाता है जी? पीसी महालनोबिस को माना जाता है। तो यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमारी क्या बनाई थी, सेकंड जो आपके पास प्लान कमीशन हुआ करता था, वही इनके द्वारा निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो आपसे? अगला क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? ऐसे क्वेश्चन सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। सही है, नहीं है, ये छोटी छोटी गलतियां पेपरों में बहुत ज्यादा आपके पास क्या होती है, हार्मफुल होती है, आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है।
पहला क्या लिखा गया आपके पास है? पहले लिखा गया देवताओं की पूजा प्रार्थना एवं यज्ञ यज्ञीय कर्म कांडों द्वारा की जाती थी। बिल्कुल ठीक बात है। देवताओं की जो पूजा है वो प्रार्थना और यज्ञ के द्वारा ही की जाती थी। बिल्कुल सही बात है। देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है, जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही हुआ है। ठीक, अगला, ऐसा माना जाता था कि जो अर्पण अग्नि द्वारा उपभुक्त होता है वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। यज्ञ मंदिरों के में संपन्न किए जाते थे। मंदिरों का उल्लेख तो बहुत लास्ट में आया आपके पास है। ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि हवन इत्यादि मंदिरों में ही किए जाते थे। और हालांकि सतवत ब्राह्मण पढ़ेंगे तो उसमें मंदिर का उल्लेख मिलता है, लेकिन ऋग्वेद काल में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं कि हवन करने के लिए आपको मंदिर की आवश्यकता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या है जी? गलत है। अगला अगला क्वेश्चन है आपके पास, किसी जगह का स्थानीय समय 6 प्रातः है या मतलब मॉर्निंग का आपके पास है, जबकि ग्रीनविच मेन टाइम हो ना, मॉन लिखा गया, मेन टाइम जीएमटी लिखा गया आपके पास है, वे 3 प्रातः के 3 बज रहे हैं। तो उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? तो उस जगह की देशांतर रेखा क्या होने वाली है? क्या पूछा? किसी जगह पर स्थानीय समय 6 प्रातः हो रहा है। क्या हो रहा है जी? 6 बज रही है, जबकि ग्रीनविच पर प्रातः की कितनी हो रही है? 3 बज रहे हैं आपके पास है। तो होता है क्या आपके पास, ये जो ग्रीनविच रेखा है जिसे हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, इसका ये हिस्सा पूर्वी देशांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्वी देशांतर। और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है आपके पास? पश्चिमी देशांतर कहलाता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो पूर्वी देशांतर का हिस्सा होता है वह ग्रीनविच से आगे होता है, और जो पश्चिमी देशांतर का हिस्सा होता है वो ग्रीनविच से हमेशा क्या होता है? पीछे होता है। तो अभी देखो जरा, जिस स्थान पर 6 बज रहे हैं तो इसका मतलब इसका समय आगे है, और ग्रीनविच में अब क्या हो रहा है? केवल सुबह के 3 बज रहे हैं। तो मतलब यहाँ 3 बज चुकी होगी, 3 के बाद 4 बजा होगा, 4 के बाद 5 बजा होगा, 5 के बाद 6 बजा होगा, ऐसे ही वो आगे चलता गया। तो ये सीधा स्पष्ट हुआ इससे कि जो देशांतर पूछना चाह रहा है वो पूर्व का है। वो कब का है? पूर्व, पश्चिम का नहीं। पश्चिम का होता है तो ग्रीनविच का समय आगे का होता है और पश्चिम वाला समय पीछे का होता है, लेकिन यहाँ समय आपके पास 6 बजे प्रातः दे रखी है और यहाँ 6 बजे सुबह के दे रखी है। इसका मतलब ग्रीनविच पे अब 3 बज रही है, यहाँ 3 बज चुकी है, अर्थात वो पूरब की ओर आपके पास उस समय को इंगित कर रहा है। ये तो स्पष्ट होना चाहिए। अब हम समय का निर्धारण कैसे करते हैं? आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास 2 देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। अर्थात 15 देशांतर मिल करके 1 घंटे का निर्धारण करेंगे। कितने घंटे का? 1। अब इससे मतलब ये हुआ कि इनके बीच में कितने घंटे का अंतर है? 3 घंटे का। और 3 घंटे का मतलब है 15 देशांतर 1 घंटे को, और 15 और 15, 15 तिया कितना हो गया? 45 देशांतर। तो वह 45 देशांतर पूर्व में स्थित है। तो आप ध्यान रखना, ये आपके पास कौन से देशांतर पर होगा? 45 देशांतर पर और 0 डिग्री के मध्य। तब जाकर के इनके मध्य इस समय का क्या होगा? अनुपात निकलेगा। और आप जानते हैं कि भारत का समय ग्रीनविच से कितना आगे होता है? आपके पास 5.5 घंटे, क्योंकि भारत का समय रेखा का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होता है। तो आप इसी मेथड से उसको भी ज्ञात कर सकते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो आंसर क्या होगा जी? 45 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर शब्द निम्न में से किसके मध्य अनुपात है? क्या पूछ रहा है? सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर शब्द निम्न में से किसके मध्य अनुपात है? नॉमिनल जीडीपी और मुद्रास्फीति, नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और मूल्य स्तर जीडीपी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा नॉमिनल जीडीपी और क्या है जी? वास्तविक जीडीपी। इनके मध्य के अनुपात को सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान पर कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद हस्ताक्षर किए गए? बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपको समझना ये है कि हस्ताक्षर कब हुए।
अभी अभी हमें कैबिनेट मिशन के बारे में लगभग बातें की थी। तो आप जानते हैं कि संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ और संविधान सभा पर अंतिम तौर पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को। तो आप देख पाओगे कि यह जो समय है वो कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का। तो 4 वर्ष के विचार विमर्श के बाद अंततः उस पर हस्ताक्षर किए गए। लास्ट हस्ताक्षर कब हुए? 24 जनवरी 1946 को, जिसमें 284 मेंबर क्या थे, प्रेजेंट थे। ठीक, अगला, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थापित या कालक्रम मानुसार आपके पास व्यवस्थित कीजिए। अब आप में से अगर किन्हीं को ये पता है कि भाई ये कब कब स्टेबल हुए, जैसे भारतीयों द्वारा चीनी उत्पादन का विकास 1930 के दशक में प्रारंभ हो गया था और ऑफिशियली ये 1932 से प्रारंभ हुआ। आपके पास रिसाड़ में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ कब हुआ? तो रिसाड़ में आपके पास प्रथम जो आपके पास क्या है जी, जूट मिल, ये 1855 में प्रारंभ हुआ। तीसरा, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, टाटा जी का नाम आपने सुना होगा, 1907 में प्रारंभ हुआ। और बंबई में प्रथम कपड़ा मिल कब प्रारंभ हुई? तो ये 1854 में हुई, 1854 में हुई। अब आंसर क्या होगा, पहला क्या, चौथा वाला? एक ही आंसर मिल गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह क्या पूछना चाह रहा था। अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी के कार्यान्वयन का हिस्सा सरकार के निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा है? मातृत्व लाभ अधिनियम बिल्कुल है। आप जानते हैं आपके पास है कि इसमें लिखा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, लेकिन आप जानते हैं कि युक्ति युक्ता तरीके से कार्यों में भी क्या लाया जा सकता है, अंतर लाया जा सकता है। मातृत्व लाभ की बात की गई, जो गर्भकाल होता है उसमें मातृत्व लीव जो मिलती है, अभी आपके पास 26 सप्ताह आसपास हो गया है, उसका उल्लेख किसमें मिलता है? डीपीएसपी में मिलता है। बिल्कुल ठीक बात है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, मनरेगा जो पहले नरेगा था, मनरेगा 2009 में हो गया, ये भी है ठीक। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बिल्कुल है। अगर आप पढ़ोगे आर्टिकल के 48, उसमें 48 है, 48 का फिर ए जोड़ा गया बाद में आपके पास। तो 48 में जो है वो लिखा गया पर्यावरण को क्या करना चाहिए, हमें बढ़ावा देना चाहिए। उसके लिए खूब सारे संशोधन भी हुए और उसी का जिक्र करते हुए इस बात को भी इसमें मेंशन किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? जब भूकंप आता है तो कौन कौन सी तरंगे होती है? तो आपने सुना होगा प्राइमरी तरंगे, सेकेंडरी तरंगे और लव तरंगे। 3 तरंगे आती है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक तरंगे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और आपके पास टर्सरी या लव तरंगे। तो होना क्या चाहिए, PSL। यहाँ क्या लिखा गया, BSL, ये नहीं है, ये नहीं है। ABL, ये भी नहीं है। RSL, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए, PSL, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव तरंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ज्योग्राफिकल के हिसाब से। तो इस पर अगर देखोगे, सबसे पूर्व में है कंचनजंगा, उसके बगल में एवरेस्ट, फिर आती है अन्नपूर्णा और फिर आती है धौलागिरी। आप कमेंट बॉक्स में इनकी हाइट लिख कर भेज सकते हैं कि इनकी कितनी कितनी हाइट है। क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है कि निम्नलिखित श्रृंखलाओं को ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लगाइए। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि आप इनकी हाइट को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन। अगला, मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलती है? हाल ही में ये चलाई गई थी आपके पास, किसके बीच में? ढाका और जलपाईगुड़ी। पश्चिम बंगाल का जो जलपाईगुड़ी है और जो आपके पास बांग्लादेश का ढाका, उसके मध्य कौन सी मिताली एक्सप्रेस को हाल ही में क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है। अगला, यूनानी आक्रमण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? झेलम वितिस्ता के युद्ध को हाइडी स्पीच का युद्ध कहते हैं। बिल्कुल बहुत फेमस युद्ध है हाइडी स्पीच का युद्ध, झेलम नदी के तट पर हुआ था।
प्रथम यूनानी आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक अम्बी था। बिल्कुल दोनों बात तो ठीक है। हाइडेस्पीच का युद्ध बहुत फेमस युद्ध, अगर आपने पढ़ा होगा, जो पोरस नामक व्यक्ति हुआ करता था, उसके मध्य क्या लड़ा गया जी? हाइडेस्पीच का युद्ध। और दूसरे और कौन था? सिकंदर। सिकंदर जीत गया था, पोरस से हार गया था। तो दोनों कथन क्या है जी? सत्य है कि हाँ बिल्कुल सही बात है ये दोनों की दोनों। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य कथन का चयन करें। ये भाग भूमि उपज का लगभग 1/6 बिल्कुल था। उद्रंग एक प्रकार का भूमि कार्य, ये भी ठीक था। उपरिक एक प्रकार का भूमि कार्य, ये भी ठीक था। शुल्क, शुल्क का मतलब विदेशी वस्तुओं के आयात पर कर नहीं हुआ करता था। अगर ये व्यवस्था पढ़ोगे तो ये गुप्त काल में भी मिलेगी और लगभग मौर्य काल में भी मिलेगी। तो ये आंसर क्या हो गया जिसका? गलत। अगला, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? चुनार का किला जो बड़े फेमस हुआ करता था। सिरसा सूरी ने इसी किले को प्राप्त करने के लिए खूब सारी योजनाएं बनाई और चुनार के किले पर बहुत लंबे समय तक क्या डाल के रखा? घेरा डाल के रखा। क्योंकि चुनार के किले में आप यूं कह सकते थे कि पूरा पूर्व का जो स्वामित्व था वो किसके अधीन आ जा सकता था? जिसका चुनार के किले पर क्या हो जाए? अधिकार हो जाए। तो आंसर हो जाएगा 1532 में। इस पर हुमायूं ने पहली बार क्या किया था? आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। अब इस शब्द को समझना आना भाग लिया, यानी कि जो प्रथम आपके पास धार्मिक सम्मेलन था उसी समय इसका आयोजन किया गया और उसी समय इन्होंने क्या किया? अपना क्या दिया जी? स्पीच। शिकागो में बड़ा फेमस है शिकागो सम्मेलन, भारत विश्व का पहला क्या है जी आपके पास से धर्म सम्मेलन है। तो ये हुआ था आपके पास 1893 में। आंसर क्या है? 1893। और इसी समय इन्होंने यहाँ क्या दिया था? स्पीच दी। ठीक है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? एनी बेसेंट, अल्फ्रेड वेब, कोई नहीं, एओयो। तो ध्यान रखना, पहला निर्वाचित जो था वो जॉर्ज यूल था। कौन था जी? जॉर्ज यूल। तो जॉर्ज यूल पहले व्यक्ति हैं, निर्वाचित की बात कर रहा हूं। ठीक है ना। अगला, अगले थे, निम्नलिखित में से कौन से नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? नेहरू रिपोर्ट 1928 बड़ी फेमस है। भारतीयों ने पहली बार अपने संविधान के बनाने का प्रयास किया। डोमिनियन का दर्जा ये तो लिखाया गया था, इस पर ही विवाद हुआ था। जो आपके पास जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र वहां से इसी बात से चिढ़ गए थे और अलग होने की मांग कर रहे थे। पृथक निर्वाचन मंडल ये तो उन्होंने कैंसिल कर दिया था कि नहीं। एकात्मक तथा लोकतंत्रीय केंद्र, बिल्कुल ये ठीक था। वयस्क मताधिकार ये भी ठीक था। अगला, कथन ए, केंचुए खेती के लिए अच्छे नहीं है। तो बात गलत है, अच्छे हैं भाई केंचुए। केंचुए मृदा को महीन कणों में परिवर्तित कर उसे नरम बना देते हैं, ये बिल्कुल बात सही है। तो ए तथा आर दोनों सही कथन है, ये तो गलत होगा। ये क्या हो गया? गलत। ए तथा आर दोनों सही है किंतु ए सही व्याख्या आर की नहीं है, ये भी गलत है। ए सही है एवं आर गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। ए गलत है लेकिन आर क्या है? सही है। ठीक। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। क्यों नहीं है? दुनिया भर की। जुआरी नदी के बारे में आपने पढ़ा होगा, है आपके पास है, ये आपके पास गलत है। पूर्व की ओर खूब सारी नदियां बहती है वहां पे आपके पास। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नहीं है। क्यों नहीं है? नर्मदा वहीं से होकर गुजरती है आपके पास, ताप्ती वहीं से होकर गुजरती है आपके पास, तो क्यों नहीं है? है बिल्कुल। तो हम कहेंगे ना तो एक और ना ही दो, ये दोनों के दोनों क्या नहीं है? सत्य कथन नहीं है। ये दोनों के दोनों सत्य नहीं है। नदी बहती है, पूर्व की ओर भी बहती है। केरल में पूर्व की ओर नदियां बहती है आपके पास, और मध्य प्रदेश पश्चिम की ओर नहरें नदियां बहती है। ये दोनों ना तो एक ना तो दो है। SIGHT योजना किस राष्ट्रीय मिशन का अब उपघटक है? तो कौन है जी? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा मिशन। तो ये आपके पास राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा है आपके पास। कौन? SIGHT। ये ध्यान रखना, ये बहुत बार रिपीटेड है, या इसके क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। अगला, CCTV सिस्टम में DVR का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल वर्सटीटाइल रिकॉर्डर, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, डिजिटल वायरस रिकॉर्डर, डायरेक्ट। ये
विजुअल विजुअल होना था, जी लिखने में गड़बड़ हो गया, रिले। तो ये आपके पास डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर इसका नाम होता है जी आपके पास। तो आपको ये ध्यान रखना है किसकी फुल फॉर्म में, ये डी का मतलब डिजिटल, वी का मतलब है वीडियो, आर का मतलब है रिकॉर्डर। अगला, न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किस कार्रवाई के लिए आप ऐसा पढ़ सकते हो उसे संबंधित है। संवैधानिक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए नहीं, इसका मतलब इससे न्यायिक समीक्षा तो नहीं होती। संसद के उन कानूनों को असंवैधानिक घोषित करना जो संविधान के विरुद्ध होते हैं, बिल्कुल सही ये बात है भाई। न्यायपालिका के संगठन की समीक्षा करना नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्या कानून का शासन बनाए रखने के लिए कानून तैयार करना, ये भी गलत बात है। ठीक, अगला, मौसम बदलने का क्या कारण है, क्या कारण है कि मौसम बदलता है, क्वेश्चन है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमना एवं सूर्य के चारों ओर घूमना, क्या आपके पास मौसम बदलने का कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना और सूर्य के चारों ओर घूमना, क्या मौसम बदलने के कारण? तो मौसम बदलने का कारण तो हो सकता है, लेकिन ये परफेक्ट कारण है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, आप जानते हैं पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना ही मौसम बदलना नहीं है, वो आपकी बात ऋतुएं परिवर्तित कर सकता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना, ये इनमें से परफेक्ट आंसर क्या समझना हमारे, ये है सी वाला, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पहली बात। और लगाना व अपने अक्ष पर झुकाना, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी ही नहीं है ना, तो मौसम परिवर्तित कभी नहीं हो सकता था। अगर सीधी होती तो सारे गोलार्धों में एक ही जैसा क्या रहता है, फिर मौसम होता वो कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता था, इसलिए आंसर सी वाला। अगला, तारकुंडे समिति का संबंध किससे, बहुत फेमस तारकुंडे समिति हुआ करती थी, ये चुनाव सुधार से हुआ करती थी। किससे हुआ करती थी? चुनाव सुधार। तारकुंडे समिति ने ही कहा था कि भाई जो आपके पास कौन है, चुनाव आयोग है, इसे क्या होना चाहिए, बहुसदस्यीय होना चाहिए। तो तारकुंडे समिति ने इस मामले में अपना सुझाव भी दिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की विशेषताएं हैं, क्या होना चाहिए? शक्तियों का विभाजन, बिल्कुल सही बात है। संविधान की सर्वोच्चता, बिल्कुल सही बात है। लचीला संविधान, ये नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये होना चाहिए। लचीला संविधान नहीं होती संघीय पालिका, क्या संघीय न्यायपालिका, क्या संघीय सरकारें कहती है कि केंद्र और राज्यों में आपके पास क्या होगा, शक्तियों का विभाजन होगा और संविधान कठोरता के साथ उस पर क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। तो लचीला नहीं होता है जी। तो आप देखेंगे 1, 3 और 1, 2 और 4। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? उत्पादन शुल्क, बिल्कुल सही बात है। सीमा शुल्क, ये भी है। तटकर, ये भी है, ये भी है, सभी है। ये क्या, ये इनडायरेक्टली कर है। ठीक, अगला, पश्चिम बंकन सप्लाई वर्क बैकवर्ड डिपेंडिंग सप्लाई कर्व का संबंध किससे? ये आपके पास किससे होता है जी? हमेशा सर्म से जुड़ा हुआ क्या है, ये वक्र है। ठीक, अगला, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों से सत्य है, निम्नलिखित कथनों में सत्य है। लिखता है, शासन बनने से पूर्व वह अवंती के राज्यपाल थे, बिल्कुल सही बात है। उसने या अशोक ने 273 में सत्ता प्राप्त की थी। ठीक, उसका राज्य अभिषेक 269 में हुआ, ये भी ठीक है। उसने 261 ईसा पूर्व में अपना अंतिम युद्ध लड़ाई, बिल्कुल सही, सारी बातें ठीक है इसकी। किसकी? अशोक के संबंध में। तो आंसर क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, भारत निर्माण योजना का संबंध है भारत के भारत को एकजुट रखने के लिए, भारत की सड़कों की मजबूती के लिए, भारत की ग्रामीण अधिसंरचना के विकास से, बिल्कुल ठीक बात, इसी से ये क्या है, जुड़ी हुई। अगला, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है अध्यारोपित, अवशिष्ट, पूर्ववर्ती या प्रवर्ती। तो अध्यारोपित मतलब जिसको रोपा गया, जिसका निर्माण किया गया, जिसका डिसाइड किया गया मानव के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? अध्यारोपित कहते हैं। अगला, एक प्रतियोगिता कॉन्फ्रेंस में 42, अच्छा अब रीजनिंग के क्वेश्चन हो गया, 42 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, तो प्रत्येक अभ्यर्थी एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने बार हाथ मिलाए गए? कैसे होता है ये मैं छोटे एग्जांपल में समझाना चाह रहा हूँ आपके पास। ठीक है, ऐसा समझो जरा, 4 लोग हैं, एक ए, एक बी, एक सी और एक क्या है, डी। 4 लोग हैं,
फंक्शन में एक दूसरे ने प्रत्येक से क्या मिलाया जी, हाथ मिलाया। देखो तो लोग 4 हैं, पहले ए ने किससे हाथ मिलाया जी, इससे मिलाया, क्लियर है, तो ये इससे हाथ मिलाएगा, फिर इसने इससे, इससे और इसने, यानी कि ए ने कितनी बार हाथ मिलाया, 3 बार, इसका हाथ सबसे मिल गया। फिर बी आया, बी ने किससे हाथ मिलाया, इससे और इससे, बी ने कितनी बार मिलाया जी, 2 बार। सी ने कितनी बार मिलाया जी, 1 बार। क्लियर, सी ने किससे मिला दिया हाथ, डी से मिला दिया। सबके हाथ एक दूसरे से मिले या नहीं। अब ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि सर डी वाला भी तो मिलाएगा सबसे, डी वाले ने, मैंने आपसे मिलाया जिसका मतलब आपने मुझसे भी मिला दिया हाथ, तो क्या हो गया जी आपके पास 3 और 2 कितना हो गया, 5 और 1 कितना हो गया 6। ये 6 बार एक दूसरे से क्या मिलाएंगे, हाथ मिलाएंगे। कितनी बार हाथ मिलाएंगे जी, 6 बार हाथ मिलाएंगे। तो हम यूं कह सकते हैं कि इन नंबर्स को जोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ो, इन नंबर्स को आगे की ओर क्या करते हैं जी, जोड़ते हुए बढ़ो। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 42 व्यक्ति हैं, अब 42 व्यक्तियों को अगर हम जोड़ेंगे कि जोड़ते जाएंगे इनको, अगर कितना जी 1 2 3 4 5 6 करते हुए, तो बहुत ज्यादा चला जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे देखो हमने क्या कहा इसको कि कैसे हो सकता है, सेकंड नंबर और सेकंड लास्ट नंबर को अगर आप मल्टीपल कर देंगे तो इनकी संख्या निकल आती है, इनकी संख्या निकल आती है। इसका अगर फॉर्मूला पढ़ेंगे तो फॉर्मूला ऐसा भी होता है इसका, n प्लस माइनस 1 अपॉन कितना 2। इस फॉर्मेट से इसको क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है, और आंसर फिर इसका आ जाएगा कितना 861। ठीक, अगला ये कह रहा है कि इसमें फिलअप कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना है, ये क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले गिनना पड़ता है कि कितने टोटली आपके पास लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जब 16 हो तो हमेशा 4 4 के ग्रुप बनाओ। कितने के ग्रुप बनाओ जी, 4 4 के ग्रुप बनाओ। ठीक, जब 4 4 के ग्रुप बन जाए तो देखो इसमें लगभग लगभग आपको दिख रहा है कि क्या हो सकता है, इसमें ए है, बी है, डी है, डैश डैश। अब जब ऐसे क्वेश्चन जो सिक्वेंसली नहीं होते हैं तो उसमें होते हैं कि 4 होते हैं, लेकिन कौन सा लेटर कब आएगा इसकी कोई बारंबारता नहीं होती। तो ऐसे क्वेश्चन को सीधे सॉल्व करने के लिए क्या होता है, हमने क्या है, ए है, बी है, डी है, क्या नहीं है, यहाँ सी नहीं है। क्लियर, यहाँ देखो, यहाँ बी है, डी है, सी, लेकिन ए नहीं है, यहाँ भी ए नहीं है। ओके, तो हमने कहा भाई लास्ट में जिसके डबल ए होगा तो डबल ए यही है, इसका मतलब ये इसका आंसर होने वाला है। अगला ये 3 20 आपके पास से 63 144 275 कैसे होगा सॉल्व, ये डिफरेंस निकालते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। डिफरेंस निकालते हुए हमने देखा इसमें डिफरेंस है कितने का, 17 का। इसमें देखा तो हमने डिफरेंस कितने का है जी, 3 का 3 6 में से 2 के 43 का। इसका निकाला 4 में से 3 गए तो कितना हो गया 1, और 14 में से 6 गए तो कितना हो गया 8, 8 और 6 14। इधर देखा तो कितना डिफरेंस हुआ, 5 में से 4 5 में से 4 गए 1, 7 में से 4 गए कितना हो गया जी ये 3, 7 में से 4 गए 3, 2 में से 1। फिर देखो इनका डिफरेंस कितना है 3, अब ये 13 हो जाएगा, 13 में से 7 गए कितना हो गया जी 6, ये हो गया 3, 3 में से 1 गए तो कितना हो गया 2। इसका डिफरेंस निकालो, 11 में से 3 गए तो क्या हो जाएगा जी 8, और ये हो जाएगा 7, 7 में से 4 गए 3। ये देखो जी ये कितना होने वाला, 1 में से 1 गए तो 0, और 13 में से 8 गए तो आपके पास कितना है जी 5 50। यहाँ देखो यहाँ कितने का अंतर है 12 का, यहाँ भी कितने का अंतर है 12 का। इसका मतलब है यहाँ जो अंतर होगा वो 12 का, यानी कि 50 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 62। इसके साथ आप अगर क्या जोड़ोगे जी 62 जोड़ोगे तो 2 रे कितना हो गया 3, और 13 और 6 कितना हो गया 193। 193 इसके साथ जोड़ोगे 503 8 हो जाएगा, 9 और 7 16 हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4, आंसर क्या हो गया 468। अगला इसमें पूछ रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, कितनी है। अब ये गलत छप गया इधर आपके पास, ये वाला। तो क्या है जी आपके पास इसमें त्रिभुज काउंट करने कि कितने त्रिभुज हैं। अब त्रिभुज अगर आप काउंट करोगे तो सामान्य तरीका तो है ही आपके पास काउंट करने का कि क्या होता है हमारे पास कि इसमें छोटे छोटे त्रिभुज आपको गिनने पड़ेंगे। देखेंगे आपके पास कि एक ये है,
एक ये 2, एक ये है, एक ये कितना हो गया 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5, एक ये 6, एक ये 7, एक ये 8, एक ये 9, एक ये 10, एक ये 11 और एक बाहर वाला कितना हो गया इसे 12 हो गया। सिंगली काउंट करना है अगर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। क्लियर। अब इसमें एक्स्ट्रा त्रिभुज क्या क्या बने आपके पास, आपको ये देखना है 13, एक इधर से इधर बना, ये कितना हो गया है जी 12 और 1 13। एक त्रिभुज आपके पास ये बनेगा जी, ये कितने हो गए जी 14। ठीक है, एक त्रिभुज आपके पास ये बन गए जी, कितने हो गए 15। और आपके पास एक त्रिभुज ये वाला बन जाएगा तो कितने हो गए जी 16। तो आंसर कितने हो गए 16 त्रिभुज। ठीक, अगला वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध स्थापित करता है, पुरुष, पिता और इंजीनियर। तो कैसे सॉल्व करते हैं, अगर एक गोले के भीतर दूसरा गोला है ऐसा, या आरेख इसे व्यन आरेख कहते हैं, तो अंदर से बाहर की ओर पढ़ा जाता है सभी, क्या पढ़ा जाएगा सभी, और बाहर से अंदर की ओर पढ़ा जाएगा कुछ, क्या पढ़ा जाएगा कुछ। अब समझो, आप यूं कह सकते हैं कि अगर मैं इसको ऐसा करूं और अंदर रखूं पिता, क्या रखूं पिता, तो और बाहर रखूं पुरुष, तो मैं यूं कह सकता हूं कि सभी पिता पुरुष होते हैं। बिल्कुल सही बात है, सारे पिता क्या होते हैं पुरुष होते हैं। तो पिता अंदर और पुरुष क्या हो गए इनके बाहर। अब इंजीनियर, तो हम कह सकते हैं जो पुरुष है वो जरूरी नहीं कि पिता होगा, लेकिन सारे पिता क्या होंगे पुरुष होंगे। अब इंजीनियर की बात कर सकते हैं, तो हम अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं ऐसा बनाता हूं, तो हम कहेंगे कि कुछ पिता और कुछ पुरुष इंजीनियर हैं। बिल्कुल सही बात है, सारे पिता इंजीनियर नहीं हो सकते, सारे पुरुष इंजीनियर नहीं हो सकते, तो कुछ हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये दर्शा रहा है इस बात को ठीक तरीके से। अगला कथन, भारतीय संग्रहालय की सुरक्षा केंद्रीय सरकार का दायित्व है। बिल्कुल सही बात है। विक्टोरिया मेमोरियल कक्ष राष्ट्रीय संपत्ति है, ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है। निष्कर्ष, भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति, बिल्कुल सही बात है, उसमें क्या दो रहा है। राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति का संरक्षण केंद्रीय सरकार द्वारा किया, बिल्कुल सही बात है भाई, दोनों अनुसरण करते हैं। अगला, नीला ठीक से याद कर रही है कि उसके है, तो पाती है कि उसके भाई का जन्मदिन 12 से लेकर के 16 तारीख से पहले है, जबकि उसकी बहन को ठीक याद है कि उसका जन्मदिन 14 से लेकर के और 20 के बीच में, 14 से लेकर के 20 के बीच फरवरी में आता है। ठीक है, तो यदि दोनों सही हो तो उसके भाई का जन्मदिन क्या हो सकता है। अब अगर दोनों सही है, इसका मतलब है कि 14 के बाद भी उसका जन्म हुआ होगा, और ये कह रहे कि 16 से पहले भी उसका जन्म हो सकता है। अब हम जानते हैं कि 14 और 16 के बीच में एक नंबर है, कौन सा वाला 15, क्योंकि इसको याद है 12 और 16 के बीच में, इसका मतलब ना तो 12 है और ना 16 है, पर इसके बीच में है, ये उसने कह दिया। और ये कह रहा है कि 14 से लेकर 20 इसके बीच में, ना तो 14 को और ना तो 20 को, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कॉमन नंबर कौन है 15, तो आंसर होगा कोई नहीं, 15 फरवरी आंसर हो जाएगा। अगला, एक व्यक्ति को आईने में दीवार घड़ी की तस्वीर दिखाई देती है, तस्वीर में मिनट की सुई 12 पर तथा घंटे की सुई 9 पर दिखाई दे रही है, तो बताइए कि घड़ी में सही समय क्या होगा। मतलब दर्पण बनेगा आपके पास ऐसा ना, 12 और क्या 9, ये 3 और ये क्या है 12 6 3 9, वो कह रहा है कि ऐसा कुछ है 9 है, ऐसा है कुछ। ठीक है, और क्या होता है दर्पण प्रतिबिंब में एक विशेषता होती है कि अगर आप देखोगे तो लेफ्ट और राइट क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है, वो बदल जाएगा आपके पास। ये घड़ी उल्टी बन गई मेरी, तो ये 12 है, ये 3 है, ये 6 और ये 9। ये कह रहे हैं कि तस्वीर में देखा तो ऐसा कुछ दिख रहा था जी।
ठीक, आप जानते हैं कि जब मिरर को आप घड़ी को किसी सामान्य दर्पण पर देखेंगे, आप देखेंगे तो आप पाओगे दाएं का बायां हो जाता है और बाएं का दाएं हो जाता है, तो इसका मतलब ये सुई पलट करके इधर आ जाएगी। तो आंसर कितना होने वाला है? 3 बजे। अगला, ए बी सी डी 4 बिंदु एक रेखा पर क्रमानुसार इस प्रकार है कि सी और डी के बीच की दूरी बी और सी के बीच की दूरी से 2 गुनी है। क्या कह रहा है आपके पास? इस प्रकार की सी और डी के बीच की दूरी, सी और डी के बीच की दूरी बी और सी के बीच की दूरी की 2 गुनी है। बी और सी के बीच की 2 गुनी, तो हम मान लेते हैं इसके बीच की दूरी x, तो इसका कितना हो जाएगा? 2x, 2 गुनी है। ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी 4 गुनी है। यदि इसको ठीक तरीके से देख लेना, सी और डी के बीच की दूरी, सी और डी के बीच की दूरी बी और सी के बीच की दूरी की 2 गुनी है, इसकी तो 2 गुनी है। और ए और बीच की दूरी की 4 गुनी है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। जो ए के बीच की दूरी है, इसके 4 गुना किसके बीच की दूरी है? सी और डी के मध्य की दूरी। जितनी इसकी दूरी है उसका 4 गुना ये है, तो इस दूरी का 4 गुना ये वाला है, इस दूरी का 4 गुना ये वाला है, जबकि हमें पता है इसकी दूरी इतनी है 2x। अब समझो, ऐसा समझें आप, एक राम है और एक श्याम है। अगर राम श्याम से 4 गुना बड़ा है, मान लीजिए राम अगर 4 वर्ष का है, तो उसका 4 गुना कितना हो जाएगा? 16। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि राम की उम्र श्याम से कम है, और कितनी कम है? 4 गुना कम है। तो 4 गुना कम है, तो ऐसा लिख सकता हूं ना मैं इसको, 16 बटे कितना? 4। 16 बटे क्या लिख सकता हूं इसको? 4 लिख सकता हूं। तो यही तो उसने कहने की कोशिश की है आपके पास। क्या कही है उसने? ए और बी के बीच की दूरी का 4 गुना है। तो किसके बीच की 4 गुना है? ये जो दूरी है इसके 4 गुना है, इसकी दूरी इसके 4 गुना के बराबर है। तो हमने कहा जब इसकी दे रखी है तो इसकी दूरी क्या होनी चाहिए? तो हमने कहा 4 गुना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2x/4। तो काट करके x बटे कितना हो सकता है जी? 2। ये इसके बीच की दूरी। अब कहते हैं उन्होंने कि ए से लेकर डी के बीच में 14 सेंटीमीटर की दूरी है। मतलब अगर हम कहेंगे कि x बटे 2 प्लस x प्लस 2x इक्वल टू 14, ये एलसीएम आएगा तो ये गुणा हो जाएगा ऊपर, 2 दूना 4 और 2 6 और 1 7, 7x, और ये आपके पास यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, 7 दूना 14 और 2 दूना कितना जी? 4। क्लियर? तो हम क्या कहेंगे, आपके पास से क्या पूछना चाह रहा है? बी और सी के बीच की दूरी, x की वैल्यू कितनी निकली? 4। तो आंसर होगा 4 सेंटीमीटर। ठीक। अगला, निश्चित कूट भाषा में इसको इतना लिखा गया है, इसको ऐसा लिखा गया है, तो बताइए भाई आंसर क्या होने वाला है? अब क्या है, मैं एक आपको समझा देता हूँ। MENIAL को क्या लिखा उसने? NIEAML लिखा है। ठीक है, एल लिखा। तो ये क्या दिखा रहा है? कुछ दिख रहा है आपको ऐसा कि भाई इसमें हो क्या रखा होगा, ये क्वेश्चन कैसे बन रहा होगा, या बनाने की कैसे कोशिश की होगी उसने? आप देख पाओगे कि लगभग लेटर जो इसके हैं वो उसके भी हैं आपके पास। तो उसमें देखो जरा, उसमें हो क्या रहा है आपके पास कि एल का उसने एल लिख दिया, इसको यहाँ का यहाँ रख दिया, उसने ए यहाँ पर लेके आया, एम यहाँ पर लेके आया, ई यहाँ लेकर आया, एन यहाँ लेकर आया, और आई यहाँ लेकर आया, और कुछ भी नहीं किया उसने। सेम सिचुएशन है, ई का ई लिखा उसने, फिर इसको इधर लेके आया, इसको इधर लेके आया, ऐसा बना रहा है ये ग्राफ, और कुछ भी नहीं कर रहा है। आप इसको ठीक तरीके से देखोगे तो ये ऐसे ही डिजाइन किया गया है, ऐसे ही कोड किया गया है। अब ये FOREZO, तो आप जानते हैं कि इसका पहला वाला लेटर O होगा, ये ठीक है आपके पास। ठीक है, फिर ये वाला जो सेकंड लेटर, ये थर्ड पायदान पे, ये इसके थर्ड पायदान पर है यहाँ पे, ये भी ठीक है। और इधर देख पाओगे आपके पास तो 1 2 3, तीसरा वाला पहला है, तो इसका तीसरा क्या था? आर क्या हो गया? पहला। सेम बात के आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? D1। थैंक यू।